10। सारा बेगम के जाने के बाद इब्राहिम साहब फिर इसी कुर्सी पर अपना सर हाथों में लिए डहने के अंदाज में बैठ गए थे। बाज़-औक़ात बहुत से दुख हमारे हवासों पर हावी होकर हमसे हमारी सोचने समझने की सारी सलाहियतें सलब कर देते हैं। इस सूरत हाल में हमारे अंदर इन अल्फाज का भी ज़ख़ीरा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है जिससे हम अपने टूटे बिखरे और शिकस्ता दिल में एक मुबहम सी उम्मीद जगा सकें। इस हालत में तसल्ली अमेज़ अल्फाज भी इंसान के अंदर ही अंदर घुट कर अपना दम तोड़ देते हैं। इंसान अपने इस बिखरे वजूद के साथ किसी दूसरे को क्या तसल्ली दे सकता है जब वो खुद अपने अंदर एक छिड़ी हुई जंग से मुकाबला कर रहा होता है जिसमें दूर दूर तक इसको अपनी कामयाबी के कोई इम्कानात रोशन होते नज़र नहीं आते। ज़िंदगी में दरपेश हर दुख, दर्द, मुसीबत, परेशानी अल्लाह ताला के एक लफ्ज़ कुन की मोहताज है। अगर इंसान ज़िंदगी में आए हर अच्छे और बुरे मोड़ पर अल्लाह ताला पर अपने तवक्कुल को मजबूत कर ले तो अल्लाह ताला अपनी रहमत और हिकमत से ना सिर्फ उस इंसान को इस परेशानी से बाहर निकालते हैं बल्कि उसको ऐसा सुकून क़ल्ब अता कर देते हैं जिससे इसकी ज़िंदगी में हर तरफ तमानियत ही तमानियत अपने डेरे डालती हुई नज़र आएगी। जेडी, अब उनका वहाँ रहना किसी खतरे से खाली नहीं। अब हमें जल्द अज जल्द उन्हें वहाँ से शिफ्ट करना होगा। टाइगर के संजीदा लहजे पर जेडी पुरसोच निगाहों समेत अपनी पेशानी को धीरे से मसलने लगा था। टाइगर सर, ये सब करना कैसे है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जेडी का लहजा परेशान और तफक्कुर अमेज़ लग रहा था। अब हमें उनको लाहौर से सीधा कराची शिफ्ट करना और ये करना कैसे है वो मैं सब सोच चुका हूँ। टाइगर ने सारी तफसील जेडी को रसान से समझा दी थी। ओके टाइगर सर, मैं इनकी कराची में शिफ्टिंग की सारी तैयारी करवाता हूँ। जेडी ने सारा प्लान सुनकर तमानियत से पूर्ण लहजे में जवाब दिया। ओके, अगर इस काम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं सब देख लूँगा। टाइगर ने संजीदा लहजे में कहते हुए फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जैनी बेटे, अब कैसी तबीयत है आपकी? सिकंदर शाह ने जैनी से पूछा जो इस वक्त सर झुकाए खुद को नाश्ता करने में मसरूफ़ ज़ाहिर कर रही थी। जी अंकल, मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। जैनी ने झुका सर उठाए सिकंदर शाह को जवाब दिया। जवाबन वो धीरे से मुस्कुरा दिए। आसमा बेगम ने एक नज़र अजलान की तरफ भी देखा जो किसी की तरफ देखे बिना चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। और अजलान, तुम्हारी तबीयत? सिकंदर शाह ने अब जहनी से पूछने के बाद अजलान से पूछा जो दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि बाबा उसकी तबीयत के बारे में कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि वो उस दिन की अजलान की बदतमीज़ी की वजह से इससे अभी तक नाराज़ थे। अजलान सिकंदर साहब की आवाज़ अपनी समातों में सुनकर हैरत के मारे चौंक उठा था। जी बाबा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। डाइनिंग रूम में अजलान की एकदम खुशी से भरपूर चहकती आवाज़ गूंजी जिस पर सबने कलमा तशक्कुर अदा किया क्योंकि सिकंदर शाह अजलान से पिछले कुछ दिनों से थोड़े खिंचे से थे। आसमा बेगम भी अब अजलान के चेहरे की खुशी महसूस करके थोड़ा पुरस्कून हो गई थी। मैंने और तुम्हारे बाबा ने एक फ़ैसला किया है, क्यों ना इस हफ्ते अजलान और जैनी का रिसेप्शन रख लें। आसमा बेगम ने नाश्ते की मेज़ पर सबको अपने इस नए फ़ैसले से आगाह किया। रिसेप्शन के जिक्र पर अजलान और जैनी की निगाहें कुछ पल के लिए एक दूसरे से टकरा कर रह गईं। लेकिन बाबा, वो मेरी नई फ़िल्म हिट होने की वजह से शाहज़र इस हफ्ते एक पार्टी दे रहा था तो इसलिए मैं कह रहा था कि अजलान ने रिसेप्शन को टालने के लिए एक पार्टी का बहाना किया जो शाहज़र ने अपने घर पर रखी थी। हालांकि इसका वहां जाने का कोई मूड नहीं था मगर इसी हफ्ते में 2 दिन बाकी थे इसलिए इसने प्लान चेंज कर लिया ताकि बाबा किसी तौर ये रिसेप्शन का आइडिया अपने जहन से निकाल दें क्योंकि वो अभी मीडिया को हरगिज़ फेस नहीं करना चाहता था। तो वो पार्टी तुम अपने घर पर ही रख लो। रिसेप्शन के दिन वहाँ भी तो सब लोग इन्वाइटेड ही होंगे। सिकंदर शाह ने रसान से हल बताकर अजलान के प्लान पर पानी फेर दिया। जवाबन वो कोई ख़ास रद्द-ए-अमल भी ज़ाहिर न कर सका क्योंकि अभी तो सिकंदर शाह अजलान की ख़राब तबीयत की वजह से दोबारा इससे बात करना शुरू हुए थे। हाँ जी बाबा, ये प्लान ठीक रहेगा है ना अजलान भाई? आलियान ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते अजलान को मुखातब किया जिस पर अजलान ने इसे सख्त घुरी से नवाजा। फिर तो बहुत मज़ा आएगा मामा, अभी तो सारी प्लानिंग भी करनी होगी। आप मुझे लिस्ट बना दीजिएगा फिर हम सब मिलकर तैयारियाँ मुकम्मल कर लेंगे। आयशा भाभी भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही थी। मैं अफ़ान भाई को भी मैसेज सेंड करता हूँ, वो तो आज जल्दी ऑफिस चले गए थे। आलियान ने बेसब्री का अमली मुजाहरा करते फ़ौरन मोबाइल थामे अफ़ान को भी मैसेज सेंड कर दिया। जैनी खामोशी से सर झुकाए सबकी बातें और नित नए आइडियाज़ सुन रही थी। इसे इस वक्त अजलान की तरफ देखना दुनिया का मुश्किल तरीन अमल लग रहा था। उसने एक बार भी निगाह उठाकर ऊपर न देखा क्योंकि रिसेप्शन का सुनते ही जैनी इसके चेहरे का रंग फ़ौरन मुतगैर होते देख चुकी थी। ये सब देखकर इसकी आंखें नम तो हुईं मगर वो खुद के असाब पर जल्दी से काबू पा चुकी थी। इतने अरसे में और किसी चीज़ का तो पता नहीं लेकिन इसने अपने जज्बात को दूसरों से छुपाना ज़रूर सीख लिया था। उफ़, क्या मुसीबत है यार। मरियम ने अचानक क्लास की चेयर पर मौजूद नोटबुक उठाए सामने टेबल पर पटकने के अंदाज से रख दी।
रोशान जो क्लास ख़त्म होने के बाद कब से मरियम को चुपके चुपके देख रहा था, अब अचानक उसके बेजार तासरात को देखते अपनी कुर्सी से उठा और इसके पास आकर खड़ा हो गया। एनी प्रॉब्लम मरियम? रोशान बेतकल्लुफ़ अंदाज में मरियम के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। कुछ नहीं, ये मैथ्स का एक क्वेश्चन है, कब से सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, सारा सही हो रहा है, बट लास्ट में देखूँ तो आंसर बुक के साथ मैच नहीं कर रहा। मरियम ने उकताए हुए लहजे में इसे वजाहत दी, क्योंकि वो पिछले 25 मिनट से इस सवाल को हल करने की कोशिश कर रही थी, मगर ये सवाल किसी तौर हल नहीं हो पा रहा था। इधर लाइन मैं ट्राई करता हूँ। रोशान ने इसके हाथ से नोटबुक ली और हल किए हुए सारे सवालात को बगौर देखने लगा। ये तो ऐसे ही सॉल्व होना था जैसे आपने किया। रोशान ने नोटबुक से सर उठाए मरियम को संजीदा लहजे में जवाब दिया, जो इस वक्त अपने ग्लासेस उतार कर उसे ही देख रही थी, क्योंकि इसकी आंखें इस सवाल को हल करते करते अब दर्द करने लगी थीं। वही तो, इसलिए मुझे भी अब गुस्सा आ रहा है, पता नहीं सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, मरियम ने रोशान से कहा, जो इसके सवाल को 2 से 3 मरतबा देख चुका था। इसको भी ऐसे ही लग रहा था। चलें ऐसा करते हैं, ज़रार के पास चलते हैं, इसको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाजमी पता होगा। रोशान के दिमाग में अचानक ज़रार का ख्याल आया। ठीक है, मिलकर ट्राई करते हैं, फिर ही शायद सॉल्व हो जाए। मरियम भी अब अपनी बुक्स समेट कर रोशान के साथ साथ चलने लगी। इनका रुख उसी लाउन की जानब था, क्योंकि ज़रार हमेशा फ़ारग वक़ात में वहीं बैठकर पढ़ता रहता था। मरियम, ये देखो मेरा नया दोस्त रेहान। मरियम ज़रार और रोशान के साथ रियाजी का कोई सवाल हल करने में मसरूफ़ थी। अब अचानक सर उठाकर उसे देखने लगी, जिसको हया अपने साथ लाई थी। ज़रार ने हया की आवाज़ सुनकर भी अपना सर झुकाए रखा, मगर रोशान इसको इग्नोर ना कर सका। रेहान, ये मेरी बहन मरियम। हया ने मरियम से बाकायदा रेहान का तारुफ करवाया, जो इस वक्त अपनी पूरी बदतमीज़ी निकाले खुलकर मुस्कुरा रहा था। मरियम ने भी हाथ बढ़ाकर मुसाफा तो किया, मगर अब वो नासमझी से इन दोनों को देख रही थी। उफ़ यार, मरियम इतना हंसाता है, इतना हंसाता है, मेरे तो हंस हंस कर जबड़े दुखने लग गए हैं। हया अब रेहान के साथ खड़ी बाकायदा इसके हंसाने की तारीफ़ कर रही थी। अच्छा, लग भी ऐसे ही रहा है, तुम इसके साथ काफ़ी खुश भी दिखाई दे रही हो। मरियम ने हया को इस कदर खुश देखा तो रेहान को फिर से देखने लगी, जो अब इसे ही थोड़ा मुँह खुले हंस कर देख रहा था। हाँ यार, बहुत मज़ा आ रहा है। रेहान, ज़रा इनको भी एक जोक सुनाओ। हया ने अब रेहान से मुस्कुराते हुए कहा, जो फट से अपना बैग रखकर हया का हुक्म मानने लग गया था। ज़रार को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो मुठ्ठियाँ भींचे मरियम की वजह से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो लोग सवाल हल कर रहे थे और ये दोनों इन्हें यहाँ डिस्टर्ब करने आ गए। एक बूढ़ी औरत कब से स्वेटर बुन रही थी, उसकी ऊन ख़त्म होने लगी तो वो जल्दी से स्वेटर बनाने लगी, ताकि ऊन ख़त्म होने से पहले स्वेटर बुन लूँ। ये जोक सुनकर हया तो बाकायदा हंस हंस कर बाकायदा लोटपोट हो रही थी, और अब इसके साथ साथ रेहान भी जानदार कहका लगाकर हंस रहा था। इनको इस तरह हंसते देखकर मरियम के होंठों पर भी धीमी मुस्कुराहट दर आई। रोशान तो उनके इस अंदाज पर बाकायदा हंस ही दिया था, जिस पर ज़रार ने इसे घूर कर नफ़ी में सर झटक दिया। अब हया हंसते रेहान के कंधे पर अपना हाथ रख चुकी थी। रेहान, बस भी करो, अब तो हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हया का एक हाथ अभी भी रेहान के कंधे पर ही था। जाने क्यों ज़रार इस मंज़र को देखकर खुद को सुलगने से रोक नहीं पाया था। यार हया, एक बात तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला ये लोग भूत बंगले वाली साइड पर ही होंगे? रेहान का अंदाज़ बिल्कुल सादा था, जिस पर हया एकदम गड़बड़ाई ज़रूर थी, मगर फिर बहुत जल्द खुद पर काबू पा गई। भूत बंगले के नाम पर ज़रार, मरियम और रोशान तीनों इनकी तरफ फिर से मुतवज्जा हो चुके थे, क्योंकि मैंने मरियम की क्लास फेलो से पूछा था। उन्होंने कहा कि वो ज़रार के पास कोई सवाल हल करने गए, तो मुझे पता चल गया ये लोग भूत बंगले में ही होंगे, क्योंकि ये जनाब इधर ही बैठना पसंद करते हैं। हया के आम से अंदाज में बदतमीज़ी करने पर मरियम ने इसको घूरा, मगर वो यकसर नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रख गई। हाँ हाँ, सही कहा हया, इनके पास भूत नहीं आते होंगे ना, वो क्योंकि वो कहते होंगे हमें अंधेरे से डर नहीं लगता साहब, इनकी नीली आंखों से लगता है। रेहान ज़रार की नीली आंखों की चमक पर चोट करते हुए बाकायदा हंस दिया था। इसके साथ ही हया का भी बेसाख्ता कहका गूंजा, जिस पर ज़रार को मज़ीद गुस्सा आ चुका था। वो भी कुछ कहने के लिए अपने लब वाह करने ही लगा था कि रोशान ने इसके घुटने पर अपना हाथ रखकर इसे कुछ भी कहने से रोक दिया, क्योंकि इस वक्त ज़रार का दिल कर रहा था इस रेहान की बतीसी निकालकर बाहर रखते, जो वो बार बार निकाल रहा था। स्टॉप इट हया, जाओ यहाँ से, हम पढ़ रहे हैं। मरियम ने अब की बार गुस्से से हया को डांट पिला दी, जिसे सुनते हया को फ़ौरन तप चढ़ गई थी। हाँ हाँ चलो रेहान, हम चलते हैं, कुछ नालायक लोग सर जोड़कर बैठे, इन्हें पढ़ने देते हैं। हया ने उस दिन का बदला आज ज़रार से ले लिया था, और फिर रेहान को लेकर वापस जाने लगी, जो इस वक्त होंकों की तरह मुंह खुले इन सबके तासरात को देख रहा था, जो हया की इस बात पर अच्छे खासे बिगड़ कर रह गए थे। जस्ट शट अप हया, हद होती है बदतमीज़ी की, तुम बार बार अपनी लिमिट्स क्यों क्रॉस कर जाती हो? अब मैं पूरा एक दिन तुमसे बात नहीं करूँगी। मरियम ने ज़रार का गुस्से से सुर पड़ता चेहरा देखा तो हया को सख्ती से डांटे बिना रह न सकी। उसकी तेज़ आवाज़ पर हया ने गैर यकीन अंदाज में अपना रुख इसकी जानब मोड़ा, क्योंकि इसे अपनी इस कदर तजलील, वो भी इस खड़ूस ज़रार के सामने हरगिज़ मंजूर न थी। मरियम, तुम मुझे इन लोगों की वजह से डांट रही हो? मैं अभी बाबा को फ़ोन करती हूँ, अब वो खुद ही तुमसे बात करेंगे। हया ने अपना बैग उन्हीं की टेबल पर
पटखने के अंदाज में रखकर बाकायदा कहने के साथ साथ अपना मोबाइल भी निकाल लिया था और अब फ़ोन कान के साथ लगाकर खड़ी हो गई थी। अब ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ज़रार और रोशान हैरत भरी निगाहों समेत एक दूसरे को देख रहे थे। पूरा एक दिन बात ना करने वाली बात पर हया को शदीद गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो मरियम से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती थी। इस वक्त ज़रार को ये लड़की बिल्कुल ही पागल लग रही थी। फ़ोन के स्पीकर से रिंगटोन की आवाज़ उभर रही थी। तभी कुछ सेकंड बाद अचानक स्पीकर से हसन साहब की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनकर मरियम ने अपनी पेशानी पर हाथ रखे बाकायदा अपना सर पीट लिया था। हेलो बाबा, हया ने अब बाकायदा मुँह फुलाकर इन्हें मुखातब किया। जी बाबा की जान। हसन साहब की मुस्कुराती आवाज़ वहाँ बैठे तमाम नफूस खामोशी से सुन रहे थे। बाबा आपकी जान बहुत डिस्टर्ब है, हया ने लाड भरे अंदाज में हसन साहब को मुखातब किया। ज़रार बेख्तियार इसके मासूम सरापे से अपनी झील जैसी शफाफ नीली आंखें हटा ना सका। क्यों भाई, क्या हुआ मेरी हया को? हसन साहब जो अभी अभी मीटिंग अटेंड करने के बाद काम से फ़ारग होते अपने ऑफिस आए ही थे कि हया की कॉल देखकर धीमे से मुस्कुरा उठे। वो हर रोज़ इन्हें बात पे बात फ़ोन करती रहती थी। जवाबन वो इसकी सारी गुफ्तगू इन्हमाक से सुनते थे। आपकी हया को मरियम ने गैरों की वजह से डांटा और कहती है पूरा एक दिन बात नहीं करूँगी। हया ने यह कहते हुए बाकायदा ज़रार को देखा, जो अब भी इसे बगौर देख रहा था। इसके गैरों लफ्ज़ पर जोर देने पर इसने अपने नाभि होंठों पर उमड़ती मुस्कुराहट को बमुश्किल ही काबू किया था। मरियम हया के फ़ोन को गाल पर हाथ रखे खामोशी से सुन रही थी, क्योंकि वो तो शुरू से इस सब की आदी थी। अरे भाई, यहाँ तो मेरी हया को रुलाने की पूरी कोशिश की गई है, इसलिए इतनी उदास लग रही है मेरी जान। हसन साहब ने हया की पूर्णम आवाज़ से ही इसके दिल का हाल जान लिया था। बाबा के इस कदर दुरुस्त अंदाजे पर हया एकदम गुलाब के फूल की मान खिल उठी थी। आप फ़ोन दो ज़रा मरियम को, मैं अभी खबर लेता हूँ। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ओके? हसन साहब ने मरियम को फ़ोन देने का कहा तो हया ने बाकायदा ऊंची आवाज़ में ओके बाबा कहा और साथ ही साथ मुस्कुराते हुए मरियम को भी देखा। मरियम ने सबसे पहले फ़ोन पकड़कर स्पीकर से हटाकर वॉल्यूम को नॉर्मल किया था। कैसी हो बेटा? हसन साहब ने मरियम से इसकी खैरियत दरियाफ्त की। जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मरियम ने मध्यम आवाज़ में बताया, क्योंकि इसको सबके सामने ऐसे बात करते हुए शर्म आ रही थी। मगर हया इस सबसे बेनियाज रेहान के साथ अपनी बातों में मसरूफ़ हो चुकी थी। मरियम बेटा, आपको पता तो है हया कितनी सेंसिटिव और आप इससे पूरा एक दिन बात ना करने का कह रही हो। आप जानती तो हो वो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। हसन साहब ने मरियम को प्यार से समझाया। जी बाबा, मैं जानती हूँ, मरियम ने इस बात में सर हिला दिया था। आप तो मेरी बहुत समझदार बच्ची हो ना, इसका ख्याल रखना। अगर वहाँ रोना शुरू हो गई ना तो फिर आपसे संभाली नहीं जानी। हाँ हाँ, हसन साहब मरियम को हया का ख्याल रखने का कहते आखिर में खुद भी कहका लगाकर हंस दिए। जी बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं फ़ोन रखती हूँ। आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। अल्लाह हाफिज़। कोई बात नहीं बेटा, आप दोनों बस अपना ख्याल रखना, हसन साहब ने फरते मोहब्बत से कहा। मरियम भी धीरे से मुस्कुरा दी। रोशान मरियम की इस खूबसूरत मुस्कुराहट में कहीं खो कर रह गया था। मरियम ने उठकर अब हया को इसका फ़ोन थमाया और फ़ौरन इससे गले मिलने लगी थी। अब वो दोनों बहनें एक दूसरे के साथ लगी बाकायदा मुस्कुरा रही थीं। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। रेहान अपनी बेसुरी आवाज़ में गीत गाकर इन सब को हंसा रहा था। ड्रामेबाज कहीं की, खामखा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। ज़रार अपनी आदत के मुताबिक फिर से वक्त ज़ाया होने पर आहिस्तगी से बड़बड़ा रहा था। अजलान वाइट पैंट कोट के साथ पिंक टाई लगाए नक्शत तैयार वापस अपने कमरे में जा रहा था, क्योंकि वह अपना मोबाइल बेड की साइड टेबल पर ही रखकर अपने साथ वाले रूम में रिसेप्शन के लिए तैयार हो रहा था। जैनी, जिमल और आयशा भाभी को ब्यूटिशियन इसी रूम में तैयार कर रही थी। जिमल और आयशा भाभी तो रेडी होकर नीचे चली गई थी, मगर जैनी अभी भी तैयार होकर ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी हुई थी। जैनी इस वक्त आईने के सामने बैठी सर झुकाए अपने हाथों की लकीरों को खाली खाली निगाहों से देख रही थी। जब ही अचानक इसे अपनी स्मातों में तेज़ कदमों की चाप सुनाई दी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने ही अजलान खड़ा था। अजलान ने एक नज़र जैनी को सरतापा देखा तो चंद पल के लिए इसे यकटुक निगाहों से देखता ही रह गया, क्योंकि इस वक्त जैनी वलीमे की दुल्हन बनी कोई अप्सरा लग रही थी। इसने लाइट पिंक कलर की मैक्सी जेब तन की हुई थी। ये नया हेयर स्टाइल इसको बहुत सूट कर रहा था। हालांकि इसने ब्यूटिशियन को ज़्यादा मेकअप करने से साफ मना कर दिया था, मगर फिर भी ब्यूटिशियन के कमाल हाथों ने इसको इस हल्के से मेकअप में भी बार्बी डॉल की तरह लुक दे दी थी। अजलान चंद पल के लिए बेख्तियार इसके खूबसूरत सरापे से निगाहें हटा ना सका। चलें भाई, बाद में एक दूसरे को देख लीजिएगा। अजलान भाई, नीचे सारे मेहमान आ चुके हैं। अचानक जिमल की खनकती हुई आवाज़ पर वो दोनों एक साथ चौंके। अजलान ने खुजल अंदाज में बाकायदा सर खुजाया, फिर आगे बढ़ते जल्दी से मोबाइल पकड़ने लगा। जिमल अजलान की घुरी की परवाह किए बिना इसकी हड़बड़ाहट पर बेसाता हंसने लगी थी और फिर वो जैनी का दुपट्टा सेट करके अजलान को
ज़ैनब को भी अपने साथ ले जाने का कहने लगी। ज़ैनी इस वक्त बुरी तरह नर्वस लग रही थी। वो कंफ्यूज अंदाज में बार बार अपने हाथों को मसल रही थी। चलें, अजलान ने ज़ैनी को आहिस्तगी से मुखातब किया तो ज़ैनी भी धीमी चाल चलते हुए इसके साथ साथ चल दी। ऐसे नहीं भाई, सही से ले जाए ना, बिल्कुल हीरो हीरोइन की तरह। आफ्टर ऑल मेरा भाई भी हीरो और मेरी प्यारी सी भाभी भी किसी हीरोइन से कम नहीं है, जिमल ने अपनी धुन में कहते हुए मुस्कुराकर ज़ैनी का हाथ बाकायदा अजलान के हाथ में थमा दिया। मगर वो ये हरगिज़ नहीं जानती थी कि इसके मज़ाक के अंदाज में कही गई बात अजलान को इन यंग एक्टर्स की बात फिर से याद दिला जाएगी। इसके चेहरे पर फिर वही पहले वाली सख्ती छा गई जो चंद लम्हे पहले थोड़ी कम हो गई थी। चलें, अजलान ने अब की बार सख्ती से ज़ैनी का हाथ थामा तो ज़ैनी एक पल के लिए इसको देखती रह गई। अजलान के इस कदर सर्द अंदाज पर इसकी आंखों में न जाने क्यों फिर से नमकीन पानी भर आया था। हालांकि इसे तो अब तक अजलान के इस रवैये की आदत हो जानी चाहिए थी। जिमल अब तेज़ तेज़ कदमों से कॉरिडोर में आगे बढ़ती वहाँ से जा चुकी थी। मेन गेट के सामने वाले लॉन में शानदार पार्टी का इंतज़ाम किया गया था। यहाँ हर तरफ रंगो नूर की बरसात छाई हुई लग रही थी। मर्दाना जनाना कीमती परफ्यूम्स की महक लॉन में खड़े तमाम नफूस पर अजब सहर अंगेज़ी तारी कर रही थी। खानों की इश्तहा अंगेज़ खुशबू ने खानों के शौकीन लोगों की भूख में यकसर इजाफा कर दिया था। सारे मेहमान आपस में खड़े एक दूसरे से बातें करने के साथ कुछ न कुछ खा पी कर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। वेटर लॉन के चारों तरफ अपने हाथों में प्लेट्स लेकर कुछ न कुछ थामे इधर से उधर आते जाते लोगों को सर्व कर रहे थे। अचानक स्पॉटलाइट की चमक पर सब लोग इस तरफ मुतवज्जा हुए जहां अजलान और ज़ैनी रेड कार्पेट पर किसी खूबसूरत कपल की तरह एक साथ चलते हुए आ रहे थे। सिकंदर शाह और आसमा बेगम इन दोनों को देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। आहिल भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहा था। वो तो खुशी के मारे इधर उधर दौड़े लगा रहा था। इस पार्टी में मीडिया को इनवाइट नहीं किया गया था क्योंकि अजलान ने सबको सख्ती से मना कर दिया था। इस पार्टी में कुछ करीबी दोस्त, अहबाब और कई मशहूर बिजनेसमैन और इनकी फैमिलीज़ के साथ अजलान के कुछ को स्टार और इसकी नई फिल्म के सारे अदाकार भी मौजूद थे। शाहज़र साहब और सोफिया के साथ कुछ सीनियर अदाकार स्टेज की एक साइड पर खड़े हुए थे। इन दोनों को परफेक्ट कपल की तरह एक साथ आते देखकर सोफिया के चेहरे पर जलन के वाज़ेह आसार नुमायाँ हो रहे थे। इस वक्त सब लोग इनकी तरफ मुतवज्जा थे क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइजर ने स्पॉटलाइट सिर्फ इनकी जोड़ी पर डालकर पूरे हॉल को गुप्त अंधेरे में डुबोकर रख दिया था। हाल में छाई तरीकी में वो दोनों चांद की तरह चमक रहे थे। अजलान अपनी भरपूर मर्दाना वजाहत के साथ हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर घनी मूंछों के साथ हल्की हल्की बियर्ड कट शेव भी थी जो इसका मज़ीद जाज़बे नज़र बना रही थी। ज़ैनी भी अपने पिंक ड्रेस के साथ लाइट ज्वेलरी पहने हुए कमल के फूल की नोखेज़ कली की तरह नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। अब वो दोनों धीमी चाल चलते स्टेज पर जा चुके थे जिसे सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूलों के साथ सजाया गया था। बैक वॉल पर लगे खूबसूरत गुलाबी फूल दिलकश मंजर का नज़ारा पेश कर रहे थे। इसके सामने खूबसूरत सफ़ेद रंग के सोफ़े पर बैठा ये जोड़ा इंतहाई शानदार लग रहा था। ज़ैनी नर्वस अंदाज में सर झुकाए बैठी हुई थी मगर वहाँ मौजूद फ़ोटोग्राफ़र इसे बार बार कोई ना कोई पोज देने का कह रहे थे जिस पर वो बुरी तरह घबरा रही थी। अलबत्ता अजलान अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ फुल कॉन्फिडेंट अंदाज में बैठा हुआ था। हाल में मौजूद सब लोग आकर इनको गिफ्ट के साथ साथ शादी की मुबारकबाद पेश कर रहे थे। अजलान यार चलो इधर, एक फ़ोटोग्राफ़र को हमारी फ़िल्म की पूरी कास्ट का एक पोज चाहिए। सब लोग तकरीबन मुबारकबाद देकर जा चुके तो शाहज़र साहब मुबारकबाद देने के बाद अजलान को ये कहते हुए अपने साथ लिए स्टेज से नीचे उतर गए। स्टेज से थोड़ी दूर वो सब लोग पोज देने के बाद आपस में हल्की फुल्की गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए। अचानक स्टेज पर ज़ैनी को अकेला पाकर किसी की दो आंखों ने इसे खबासत भरी नज़रों समेत सर तपा देखा था। बॉस इससे पूछे, आखिर ये जावेद आपको इस हवेली की रिपोर्ट दे क्यों नहीं रहा? कबीर पाशा ने आज फिर जावेद को नासिर मलिक को दूसरे कई कामों की रिपोर्ट देते हुए देखा तो फ़ौरन नासिर मलिक को इस हवेली का याद दिला दिया। वो अपनी एक आंख बंद करता हुआ जावेद को चिढ़ाने की भरपूर कोशिश करने लगा। पाशा तुझे बताया तो था मैंने, आजकल पुलिस इस हवेली के आसपास घूम रही है। नासिर मलिक ने टांग पर टांग रखते हुए कबीर पाशा को रसान से समझाया। बॉस आप कब से इस 2 टके की पुलिस से डरना शुरू हो गए? कबीर पाशा ने सीधा सीधा नासिर मलिक की गैरत पर वार किया जिस पर नासिर मलिक फ़ौरन गुस्से से कुछ सख्त सुस्त बोलने लगे मगर जावेद ने इनके कंधे पर हाथ रख कर रोक दिया। इस मंज़र को कबीर पाशा भी बखूबी देख चुका था। पाशा जितनी फ़िक्र तुझे इस हवेली की रिपोर्ट किया मुझे उससे भी कई गुना ज़्यादा है। मैं बस मलिक साहब का बिज़नेस आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहता हूं। एक हवेली की खातर मैं मलिक साहब की सालों से कमाई गई इज़्ज़त को दांव पर नहीं लगा सकता। जावेद ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करते कबीर पाशा को मुदल्लल अंदाज में समझाया। इसके इस रद्द-ए-अमल पर नासिर मलिक फ़ख्र से अकड़ गया। तुझे क्या पता मलिक साहब की इज़्ज़त का, नाम का? नासिर मलिक का नाम सुनते ही लोग कांप जाया करते थे मगर इन 5 सालों में हम मुल्क से बाहर क्या चले गए। पुलिस ने अपना डंडा चलाना शुरू कर दिया जो कभी हमारे आगे झुका होता था।
मैं इस 2 टके की पुलिस से हरगिज़ नहीं डरता। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैं अब इस हवेली की रिपोर्ट मलक साहब को बहुत जल्द खुशखबरी की सूरत में दूंगा। भरोसा रखें मलक साहब, आपके नाम की हिफाजत ये पाशा मरते दम तक करता रहेगा। कबीर पाशा का जोश मारने वाला अंदाज देखकर नासिर मलक खुश तो हुआ, मगर फिर भी इसने पाशा को मोहतात रहने का कहा। पाशा, तू मेरा सबसे पुराना खिलाड़ी है, इसलिए मैं तेरी भी इतनी इज्जत करता हूँ जितनी इस जावेद की। तुम दोनों आपस में मुकाबलाबाजी बंद करके इकट्ठे मेरे लिए काम करो, फिर तुम दोनों का जोश और जज्बा इस शहर तो क्या और दूसरे बड़े शहरों को भी मेरा काम करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। मुझे अपनी वही पुरानी इज्जत और साख वैसे ही चाहिए जितनी कि 5 साल पहले थी, इसलिए बेहतर यही होगा तुम दोनों मिलकर काम करो। नासिर मलक ने इन दोनों को इकट्ठा बिठाकर आसान से समझाया, जिस पर जावेद ने तो फ़ौरन जी मलक साहब कहकर नासिर मलक को खुश कर दिया, मगर कबीर पाशा पुरसोच अंदाज में वैसे ही बैठा रहा। तू कुछ भी कर ले जावेद, तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ना मेरे लिए किसी तौहीन से कम नहीं। कल का आया लड़का आज मलक साहब के लिए मेरे बराबर हो गया। इससे बढ़कर काम सरअंजाम दिए मैंने। अभी मैं ये काम करके मलक साहब की नज़रों में फिर से खिलाड़ी नंबर 1 बन जाऊंगा। कबीर पाशा इस काम के बारे में सोचते धीरे से मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट नासिर मलक ने तो नहीं देखी थी, हाँ अलबत्ता जावेद की उकाब निगाहों से मख्फी ना रह सकी। जैनी ने सबको मेहमानों के साथ मसरूफ़ देखा तो खुद ही स्टेज से नीचे उतर आई, क्योंकि अजलान अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू करने में महव हो गया था। घर के बाकी सब लोग इस वक्त मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। जैनी वहाँ अकेली बैठी बोरियत का शिकार हो रही थी, क्योंकि आसमा बेगम और जिमल को बार बार किसी न किसी का बुलावा आ जाता तो मजबूरन उन्हें जैनी के पास से उठकर वहाँ जाना पड़ता। जैनी एक राउंड सोफे पर बैठी चंद औरतों के पास से गुजर कर उस तरफ बढ़ने लगी जहाँ पर जिमल शायद अपनी किसी पुरानी दोस्त से महव गुफ्तगू थी। अचानक इन्हीं में से एक औरत की तेज़ आवाज़ सुनकर इसके बढ़ते कदम वहीं रुक गए। जितना मर्जी मॉडर्न ज़माना आ जाए, हम तो कभी ऐसी हरकत ना करें जिससे ज़माने भर में हमारी रुसवाई हो जाए। सोफे पर बैठी एक औरत नखवत से नाक को ऊपर चढ़ाए तुंदमेज़ लहजे में गोया होने लगी। वहाँ मौजूद बाकी सब खवातीन भी इसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। सही बात है, इतना भी क्या शौक़ अमीर घर में शादी करने का कि अपनी मोहब्बत के कसीदे पढ़ पढ़ कर सारी दुनिया वालों को सुनाते फिरें। तौबा तौबा, कैसी कैसी लड़कियाँ देखने को मिल रही हैं जो अपने साथ ये तक कर देती हैं। दूसरी औरत ने भी अपना हिस्सा डाला। जैनी का रंग इनकी तहकीर अमेज़ बातें सुनकर लट्ठे की मान सफ़ेद पड़ गया था। भाई, इसके माँ बाप ने इसकी तरबियत ही ऐसी की होगी। मेरा तो मानना है इस लड़की का इतना कसूर नहीं जितना इसके माँ बाप का। एक आंटी ने भी अपनी उम्र के तजर्बे के लिहाज से बात की। वो और भी इस तरह की कई कटीली तंजिया बातें करते हुए जैनी के किरदार की धज्जियाँ उड़ा रही थीं। ये सब बातें सुनकर जैनी के अंदर मज़ीद वहाँ खड़े होने की सकत ना बची। वो अपनी भीगी आंखों समेत शिकस्ता चाल चलती लॉन के पिछले हिस्से की तरफ आई और फिर वहाँ मौजूद सिंगल बेंच पर बैठी मुसलसल बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। अजलान शाह को तो लगता है तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। इसके नज़दीक तो तुम्हारे इन आंसुओं की भी कोई अहमियत नहीं होगी डियर। एक शौक लड़के की आवाज़ पर जैनी ने रोते हुए अपना झुका सर ऊपर उठाया और अपनी भीगी आंखों समेत इसे बगौर देखने लगी। शट अप, जस्ट लीव मी अलोन। जैनी गुस्से से फट पड़ी। इसको चिल्लाते देख वो लड़का बेहंगम कहका लगाकर हंस दिया। इस लड़के का कहका भी बिल्कुल इसी की तरह ही अजीब था। उफ यार, तुम्हारा तो गुस्सा भी कितना प्यारा है। अजलान को तुम्हारे इस नोखेज़ हुस्न की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इस शौक लड़के ने डिठाई की हर हद पार कर दी। पार्टी में ऑर्केस्ट्रा पर बजती धीमे म्यूज़िक की धुनों के बाद किसी तक इसकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जैनी ने बरहमी से कहा और अपने कदम आगे बढ़ा दिए, क्योंकि इसे इस लड़के के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तुम्हारी इन हसीन आंखों के आंसू मैं अपने हाथों से चुन सकता हूँ प्रीति गर्ल। इस बेहिस अजलान के लिए अपने कीमती मोतियों जैसे आंसू बहाकर क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रही हो? शौक लड़का एक कदम आगे बढ़ाते इसके गुलाबी रुखसार पर अपना हाथ रखे बाकायदा इसके आंसू साफ करने लगा। इसके बेबाक अंदाज पर जैनी तड़पती फ़ौरन एक कदम पीछे हटी थी। खिड़की के उस पार खड़ा ज़रार ये मंजर अपनी झील जैसी पथरीली आंखों से देख चुका था। इसकी नीली आंखें इस वक्त सुर्ख अंगारों का रूप धारे हुए लग रही थीं। इसने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींच ली और फिर खिड़की का पर्दा वापस बराबर कर दिया। डोंट टच मी। जैनी ने इसका हाथ पूरी तरह झटका और जल्दी से आगे बढ़ने लगी, मगर इस लड़के ने इसका हाथ थामे इसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। जैनी लड़के की इस घटिया हरकत पर शर्तर रहते हुए बाकायदा रो दी और फिर अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने की तगवदू में लग गई। इसकी नाकाम कोशिशों पर वो लड़का खबासत से हंसते हुए इसके माथे पर झूलती हुई लट को अपने हाथ से पीछे करने लगा, जिसके रद्द-ए-अमल के तौर पर जैनी अपने दूसरे हाथ से इसको एक जोर आवर थप्पड़ रसीद कर चुकी थी। इस वक्त इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो अपने एक हाथ से इसके हाथ पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के मार रही थी कि अचानक तेज़ कदमों की चाप सुनकर वो लड़का भागते हुए पिछले दरवाजे की जानिब बढ़कर गेट से बाहर निकल गया। जैनी इसको वहाँ से जाते देखकर वहीं नीचे बैठी अपना सर हाथों में दिए बुरी तरह रोने लग गई। इसमें अब खड़े होने की भी सकत नहीं रही थी। जब ही अचानक
अजलान की तेज़ आवाज़ ने इसका झुका सर फिर से ऊपर उठने पर मजबूर कर दिया। हद होती है लापरवाही की। मामा आपको वहाँ कब से ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ आराम से बैठी हुई हैं। अजलान ने लॉन के पिछले हिस्से में बैठी हुई जैनी को देखकर नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि सब लोग खाना खा चुके थे और कई लोग तो वापस अपने अपने घरों को भी जा रहे थे। आसमा बेगम ने जैनी को वहाँ कहीं मौजूद ना पाकर अजलान से जैनी के बारे में पूछा था। अजलान, जैनी कहाँ है बेटे? वो भी खाना खा लेती, बच्ची ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आसमा बेगम अजलान के पास आकर फिक्रमंद लहजे में गोया हुई। मामा यहीं कहीं होंगी, उन्होंने खाना होगा तो खुद ही खा लेंगी। वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जिसे आप इस तरह पैम्पर कर रही हैं। अजलान को आसमा बेगम का इसके लिए अजहद फिक्रमंद होना एक आंख नहीं बाता था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने लहजे की कड़वाहट को काबू में ना रख सका। वो शुरू से ही अपने करीबी रिश्तों को लेकर बहुत पॉजेसिव था। इसे लगता था वो अपने तमाम घर वालों की चाहत का बिला शरीक मालक है। अब सारे घर वालों का यूँ जैनी को इससे भी ज़्यादा अहमियत देना अजलान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अजलान, बुरी बात बेटे, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी, इसका ख्याल रखना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। आसमा बेगम ने अपने लाडले बेटे को रुसान से समझाया था। आसमा बेगम, बात सुनिएगा ज़रा। आसमा बेगम को अजलान के पास खड़ा देख सिकंदर शाह ने आवाज़ दी। शायद उन्होंने किसी मेहमान को सी ऑफ करना था, इसलिए उन्होंने आसमा बेगम को अपने पास बुला लिया। जी आ रही हूँ। आसमा बेगम जल्दी से कहकर वहाँ से जाने लगी, मगर अजलान को जैनी को देखने के साथ साथ इसको खाना खिलाने की भी जिम्मेदारी इसे सौंप दी, जो इस वक्त बज़ाहिर मोबाइल में मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। अब उनके वहाँ से जाने के बाद इधर उधर देखने लगा, क्योंकि इसके सारे दोस्त जा चुके थे। इसकी मतलाशी निगाहें अब जैनी को अतराफ़ में ढूंढ रही थी। क्या हुआ आपको? अजलान अभी तक घुसीले लहजे में इसे बाज़ कर रहा था। जब इसके आंसुओं से भीगे हुए रुखसारों को देखा तो फ़ौरन इसके पास आ गया। वो इस वक्त ज़मीन पर दोजानों बैठी बुरी तरह रो रही थी। अजलान को अपने सामने देख जैनी फिर से अपने चेहरे पर हाथ रखे शिद्दत से रो दी। अजलान जैनी की इस हालत को देखते बौखला ही गया। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या है। आप अपने मामा बाबा को मिस कर रही हैं क्या? अजलान ने बेख्तियार अपना हाथ बढ़ाया, इसे ज़मीन से उठाया। वो इसे दोनों हाथों से थामे नरम लहजे में पूछ रहा था। जैनी अब भी मुसलसल रोए जा रही थी। अजलान के पूछने पर इसने बिना कुछ कहे नफ़ी में गर्दन हिला दी और फिर से रोते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। अजलान ने अपना हाथ बढ़ाए, जैनी के हाथ इसके चेहरे से हटा दिए। वो दूसरी बार अपने सामने जैनी को इस तरह बिखरी हुई हालत में देख रहा था। रिलैक्स जैनब, बताए तो सही हुआ क्या है? अजलान के दोबारा पूछने पर जैनी बेख्तियारी अपना सर इसके शाने पर टिकाए बुरी तरह रो दी। जैनी की इस हरकत पर वो एक पल के लिए तो सुन्न होकर रह गया। वो एक झटके में इसको खुद से दूर हटा देना चाहता था। अभी इसने अपने बाजू इसे खुद से पीछे करने के लिए ऊपर किए ही थे कि इसकी अगली बात सुनते वो एक पल के लिए साकत होकर रह गया। जैनी के मतवातर बहते आंसू अब इसकी ड्रेस शर्ट में मुद्गम हो रहे थे। वो लड़का मुझे बार बार टच कर रहा था। जैनी के इन हकलाते अल्फाज पर अजलान बर्फ़ की सील की मांद अपनी जगह पर फ्रीज़ हो गया। इसकी आंखें हैरत और शदीद गुस्से के मारे अपना हुजब मज़ीद फैला गई। जैनब अटक अटक कर कहते साथ फिर से रो दी। जाने क्यों अब की बार अजलान इसे खुद से अलग ना कर पाया, बल्कि इसका हिसार जैनब के गिर्द मज़ीद मजबूत हो चुका था। कौन अजलान ने ये अल्फाज अपनी ज़ुबान से कितनी मुश्किल से अदा किए थे ये सिर्फ वही जानता था, मगर फिलवक्त वो खुद के गुस्से पर काबू पाए जैनब को पुरस्कून करना चाहता था। अजलान की आंखें ज़बत की हद्दों को छूने के बायस सुर्ख अंगारा लग रही थी। मुझे नहीं पता, जैनी डर के मारे बाकायदा कपकपा रही थी। इस वक्त वो हद से ज़्यादा सहमी हुई लग रही थी। अजलान जब जैनी को चुप करवाने की कोशिश में लगा हुआ था, इनके पास से ज़रार दबे पाँव से चलता वहाँ से गुजर गया, जिसे इन दोनों की निगाहों ने ही नहीं देखा था। आप परेशान ना हो, मैं इधर आपके पास ही। चंद पलों के बाद अजलान ने अपने नरम हाथों की लमत से इसे खुद से पीछे किया, मगर वह हद दर्जा खौफ में गिरी। किसी सहमे हुए बच्चे की तरह इसका हाथ दोबारा अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम गई। अजलान ने इसे नरम लहजे में तसल्ली दी। अब इसे खुद पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। जैनी के साथ कुछ भी हो सकता था, ये सोच इसको अंदर से हिला कर रख चुकी थी। अब इसको खुद से ज़्यादा उस शख्स पर गुस्सा आ रहा था जिसने इसकी बीवी को हरासा करने की कोशिश की, मगर अभी वो खुद के तने साफ पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहा था ताकि जैनी किसी तरह पुरस्कून हो जाए। फिर बाद में ही वो इस मामले का पता करवाएगा। अजलान इसे अपने साथ लिए पिछले दरवाजे से अंदर की जाना बढ़ गया। अजलान ने इसके गिर्द अपने बाजुओं का हल्का बना रखा था, क्योंकि इसका वजूद डर के मारे हौले हौले लर्ज रहा था। अजलान अब जैनी को अपने साथ कमरे में वापस ले आया। आप लेटे यहाँ पर। अजलान ने आते साथ ही इसे बेड पर रेस्ट करने का मशवरा दिया। नहीं, वो फिर से आ जाएगा, मैं नहीं लेट रही। जैनी ने अजहद घबराए लहजे में कहते साथ तेज़ी से नफ़ी में सर हिला दिया। इस वक्त वो किसी खौफजदा हिन्नी की मांद हद से ज़्यादा सहमी हुई लग रही थी। मैं यहाँ आपके पास ही हूँ, वो यहाँ नहीं आ सकता। आप आराम करें, मैं अभी आपके लिए खाना लाता हूँ। अजलान के कहने पर वो बेड पर लेट तो गई, मगर फिर अजलान के यहाँ से भाई जाने का सुनकर हड़बड़ाहट के आलम में फ़ौरन उठ बैठी। नहीं प्लीज़, आप नहीं जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैनी ने तुंदी से अजलान का हाथ थाम लिया, जो इसके ऊपर कम्फर्टर डालकर खुद बाहर जाने लगा था।
ओके रिलैक्स, मैं नहीं जा रहा, इंटरकॉम के ज़रिए इधर ही खाना मंगवा लेता हूँ। अजलान ने अब की बार अपना हाथ उठाया, इसे नरम लहजे में तसल्ली दी। अजलान की मौजूदगी का सोचते जैनी के चेहरे पर हल्की तमानियत की लहर दौड़ती महसूस हुई, मगर अंदर से अभी भी वो टूट फूट का शिकार लग रही थी। अजलान ने इंटरकॉम के ज़रिए मुलाजिम को खाना लाने का कहा और फिर खुद मुस्तरब अंदाज में कमरे में टहलता माथे पर से अपना पसीना साफ कर रहा था, जो इसको बार बार शदीद गुस्से की वजह से आ रहा था। मगर इस वक्त वो खुद को कंट्रोल करके जैनी को संभाल रहा था, जो अभी भी बेआवाज़ आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। इस लड़के का हाथ थामना और इसके चेहरे को छूने का मंजर जैनी को हद दर्जा अज़ियत से दो चार कर रहा था। वो बार बार अपने चेहरे पर हाथ फेरे किसी नादीदा चीज़ को साफ कर रही थी। अजलान का दिल जैनी की ये हालत देखकर कट कर रह गया। जिमल, हम कमरे में आराम करने लगे हैं। अजलान ने जिमल को मैसेज कर दिया ताकि वो सब लोग इनकी टेंशन ना लें। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ तो जैनी इस अचानक आवाज़ को सुनते फिर से घबरा उठी। रिलैक्स, मैं देख रहा हूँ, वेटर खाना लेकर आया होगा। अजलान ने इसके चेहरे की उड़ती रंगत को देखते इसे पुरस्कून करने की कोशिश की। इसी असना में मुलाजिम खाना देकर वापस जा चुका था। अजलान डिश को थामे ज़ैनब के पास बेड पर ही रख चुका था। सबसे पहले तो आप ये खाना खाएं, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। अजलान जैनी को एक नज़र देखते फिक्रमंदी से गोया हुआ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। जैनी का लहजा इस वक्त नाराज़गी से भरा लग रहा था। अचानक इसे अजलान का अपने साथ सर्द रवैया याद आ गया तो इसके आंसू फिर से बहने लगे। अगर अजलान इसके साथ ऐसा रवैया रवा ना रखता तो वो परेशान होकर इधर ना आती और ना ही इसके साथ ये सब हादसा पेश आया आता। जैनी सिर्फ सोचने पर ही इक्तफा कर सकी। वो अपने साथ दरपेश इस सूरत हाल को किस्मत का लिखा समझकर कबूल करने की बजाय हर चीज़ के लिए अजलान को ही कसूरवार ठहरा रही थी। जैनी ने बिगड़े तासरात समेत अपने हाथों से डिश बाकायदा परे धकेल दी। अजलान जो बेड के पास खड़ा इसके खाने का वेट कर रहा था, अचानक उसके सर्द लहजे पर हैरान रह गया। प्लीज़ इस वक्त ज़िद नहीं करें और खाना खा लें, मामा ने कहा था आपको खाना खिलाना। अजलान को अब जैनी का अंदाज़ किसी ज़िद्दी बच्चे की मान लग रहा था। इस वक्त वो किसी रूठे हुए बच्चे की तरह अपने चेहरे का रुख दूसरी जानब मोड़ चुकी थी। उसके रुखसारों पर अभी भी आंसुओं के निशानात वाज़िह थे, क्योंकि उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अजलान की इस बात पर जैनी के आंसुओं में मज़ीद इजाफा हो गया। अजलान इसका ख्याल सिर्फ़ और सिर्फ आसमा बेगम की वजह से रख रहा है, वरना इसका खुद का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि अजलान तो इससे बेइंतहा नफरत करता है। इसकी आंखों के पपोटे बेख्तियार नमकीन पानियों से भर गए। अजलान ने इसे खाने को हाथ भी ना लगाते देखा तो गहरा सांस फिजा में खारिज करते हुए इसके बिल्कुल पास आकर बेड पर बैठ गया। बहुत ही ज़िद्दी लड़की हैं आप तो। इतने अरसे में पहली बार अजलान ने इसे गुस्सीले लहजे में मुहातब किया, वरना अब तक वो बड़े तहम्मुल से ही बात कर रहा था। जैनी ने अपना रुख इसकी जानब मोड़ा और इसे पूर्णम निगाहों से देखने लगी। खाएं, मुँह खोले जल्दी से, अजलान ने बाकायदा नवाला बनाकर इसके सामने किया। नहीं, मुझे नहीं खाना, अगर आपको खाना है तो खा लें। जैनी ने गुस्से से अपना रुख दूसरी तरफ फेरे नूठेपन का भरपूर मुजाहरा किया। जवाबन अजलान ने अपने बाएं हाथ से इसका चेहरा खुद की तरफ किया और ज़बरदस्ती नवाला बनाकर इसके मुंह में डाल दिया। वो हैरत के मारे खुली आंखों समेत इसे देखने के साथ साथ वो मुश्किल हलक के अंदर जाते नवाले को ज़बरदस्ती निगल रही थी। इसकी आंखों से फिर से पानी के कतरे मोती बनकर इसके रुखसारों पर गिरने लगे, जिससे बेख्तियार अजलान ने अपने हाथ के पोरों से साफ़ किया और फिर से सर झुकाए जल्दी जल्दी खाना खिलाने लगा। अजलान, बस और नहीं खाना प्लीज़, जैनी ने भराई आवाज़ में कहा तो अजलान ने इसको एक नज़र देखने के बाद अपना हाथ खाने से रोक लिया। अब अजलान ने इसको अपने हाथ से पानी पिलाकर साथ में नींद की मेडिसिन दे दी ताकि वो आराम से सो सके और इस हादसे को भूलकर खुद को थोड़ा पुरस्कून महसूस कर सके। जैनी ने चुपचाप मेडिसिन खाई और कंफर्टर को अपने हाथ में सख्ती से थामे वापस लेट गई। थोड़ी ही देर बाद वो मेडिसिन के ज़रिए असर नींद की वादियों में गोताजन होने लगी। इसे सोते पाकर अजलान ने अपना हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। अजलान अभी तक इसके सराहने एक साइड पर बैठा हुआ था। जैनी के सोने के बाद अजलान ने मोबाइल पकड़कर ज़मान को मैसेज सेंड किया। ज़मान, पिछले लॉन की जानब जो कैमरा लगा उसकी आज की सारी फुटेजेस मुझे जल्द अज जल्द कॉपी करके भेजो। ज़मान आज की तकरीब की वजह से इधर ही रुका था, वो अभी फ्री होकर अपने कमरे में लेटा ही था कि अचानक अजलान का मैसेज देख हड़बड़ाहट के आलम में बेड से उठ बैठा। जी सर, सब खैरियत तो है ना? ज़मान के तासरात तफक्कुर में बदल गए। अजलान अभी तक जैनी को ही यकटुक निगाहों से देख रहा था, जिसके चेहरे पर अभी भी अजियत रकम थी। एक बार फिर इसको मलाल ने आन घेरा, तभी कुछ ही देर बाद मैसेज की बीप ने इसे दोबारा अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो सब बाद में बताऊंगा, पहले ये काम करो जल्दी। अजलान ने इसे फ़ौरन रिप्लाई किया, क्योंकि वो जल्द अज जल्द उस शख्स तक पहुँचना चाहता था जिसने जैनी को एक ही झटके में इस हाल तक पहुँचा दिया था।
आई एम सॉरी सर, एक बैड न्यूज़ है। जिस कैमरे का आप कह रहे हैं उसमें कोई टेक्निकल ख़राबी है जिसकी वजह से वो कल से काम नहीं कर रहा। ज़मान ने सीसीटीवी रूम से फुटेज चेक करके रिपोर्ट बताई। ज़मान को अब खुद की लापरवाही पर भी शदीद गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई जो अजलान सर इतना परेशान लग रहे हैं। मुझे इस तकरीब से पहले सब कुछ चेक कर लेना चाहिए था। वो धीरे से अपनी पेशानी मसलता पुरसोच अंदाज में कमरे में टहलने लगा, लेकिन अब वो पछतावे के सिवा कुछ कर भी क्या सकता था। ओ शिट यार, इसे भी आज ही के दिन ख़राब होना था। ज़मान का मैसेज देखकर अजलान ने गुस्से से हाथ पर अपने हाथ का मुक्का बनाकर मारा तो शोर की आवाज़ सुनकर जैनी की मूंदी आंखें फिर से खुल गईं। वो अब परेशान निगाहों समेत अजलान को देख रही थी जो इसके सराहने बैठा। इसकी नींद डिस्टर्ब होने पर एकदम चौंक गया। रिलैक्स जैनब, मैं इधर ही हूँ आपके पास, आप आराम से सो जाएं। अजलान ने इसे नरम लहजे में तसल्ली दी तो वो फिर से आंखें बंद करके थोड़ी देर में वापस गुनूदगी में चली गई। इसकी घनी लंबी पलकें जो पहले आहिस्ता आहिस्ता लर्ज रही थी अब गुनूदगी में जाने के बाद सख्त हो चुकी थी। अजलान को साफ महसूस हो रहा था कि इसकी आंखों के पपोटे ज़्यादा रोने के बाद सूज चुके हैं। अब कैसे पता चलेगा उस शख्स का आखिर है कौन वो